यार मुझे आपका हार्डली आज के दिन जो है वो आधा घंटा या पौना घंटा चाहिए, जिसके अंदर C52 से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हम सब डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो दिसंबर 26 वालों का भी है भाई। ये सितंबर 26, दिसंबर 26, मार्च 27, जून 27, सही है। सुकून से रहिएगा बिल्कुल। सबके साथ डिस्कस कर लेंगे हम जो है वो आज की क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि हम इंशाल्लाह हमारे पास जो C52 के 3 वॉल्यूम है उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक अच्छी ओरिएंटेशन की स्लाइड्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास कुछ C52 के और वर्कशॉप के कुछ अच्छे 1 पेजर्स हैं, स्मार्ट हैंडआउट्स है, उसको डिस्कस कर लेंगे और सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है वो एक अदद जो है वो पोर्टल भी है, तो हमारे पास जो पोर्टल है उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि पोर्टल को किस तरीके से लेकर चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आज की क्लास में इंशाल्लाह एक और काम ये कर लेंगे कि जो हमारा स्मार्ट प्लान है उसको भी इंशाल्लाह हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बेस्ट हो जाएगा भैया। मैं इसको सुकून से लेकर चलते हैं बच्चों, बिल्कुल बेफिक्र रहो, बिल्कुल बेफिक्र रहो, सुकून से लेकर चलते हैं। चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बता दें यार, माशाल्लाह आप लोगों ने हिम्मत करी एक मुश्किल सब्जेक्ट को उठाने की। C52 कॉर्पोरेट लॉ के बारे में आपका क्या परसेप्शन है? जल्दी से बता दें, जल्दी से मेरे बच्चों बता दें कि हमारा इस सब्जेक्ट के बारे में क्या परसेप्शन है आप लोगों का, सही है, ताकि उस परसेप्शन को हम थोड़ा सा कंफर्म कर लें। डिफ़िकल्ट है भाई, थ्योरी सब्जेक्ट तो होते ही डिफ़िकल्ट है, सही है, थ्योरी है, डिफ़िकल्ट है मेरे बच्चों, ज़बरदस्त। और इसके अलावा टफेस्ट एंड लेंदी सब्जेक्ट, टफेस्ट है भाई और लेंदी भी काफ़ी है भाई ये सब्जेक्ट, सही है। इसके अंदर लिंकिंग बड़ी ख़तरनाक है, ज़बरदस्त, लो पासिंग रेशियो है। अच्छा जी, C5 में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट पेपर यही देना है। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इसके अलावा बच्चों यही है, इस अटैम्प्ट का पेपर काफ़ी मुश्किल था, इस अटैम्प्ट का पेपर भी, तो यूँ लिख लेते हैं इसको, लास्ट अटैम्प्ट का पेपर भी काफ़ी मुश्किल था। अच्छा, और इसके अलावा लिंकिंग इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। डिफिकल्टी टू पिक, ये सबसे बिकॉज सवाल का ही 80% रिक्वायरमेंट है, वो कहता है इवेल्युएट अंडर द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉस, अंडर दी एप्लीकेबल कॉर्पोरेट लॉ, सही है, वो इस तरीके से कहता है। बच्चे की कंफ्यूजन है कि थ्योरी सब्जेक्ट है तो क्या इसमें क्रैमिंग भी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। मैं ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। ये सारी ऑडिट सीजन चल रहा है, तो अगर लेंदी सब्जेक्ट है और साथ में ऑडिट सीजन भी चल रहा है तो कैसे मैनेज करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्रैमिंग करनी होती है कि नहीं करनी। बच्चों ये जितने पॉइंट्स आपने बोले हैं मैं इन सब से 100% एग्री करता हूँ, मैं इन सारे पॉइंट से 100% एग्री करता हूँ, सही है। और इन सारी चीज़ों का एक सिंपल सा मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इंशाल्लाह, एक बहुत ही सिंपल सा इस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। आराम से मैनेज हो जाएगा यार, आराम से मैनेज हो जाएगा। मैंने कॉर्पोरेट लॉ में पिछले 4-5 साल में मेहनत ही ये करी है कि इसको काफ़ी आसान कर दूँ। तो मैं पूरी अप्रोच आपके सामने लेके चलूँगा, सारी की सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट आपको टफेस्ट नहीं लगेगा बल्कि सबसे आसान लगेगा, सही है। आप सितंबर में 1 पेपर दें, इंशाल्लाह 2 पेपर दें, ये सारे के सारे मैटर्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एग्री करते हो? थोड़ा बहुत हम जो है वो कुछ सिलेबस को देख लें। चले जी। अच्छा बच्चों, मैं सारे सवाल दूंगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा सर, एक्सट्रीमली लेंदी सब्जेक्ट है, इसके अंदर लिंकिंग भी है। कुछ पॉइंट्स आप मिस कर दिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। सर सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक और चीज़ जो आपने मिस करी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो ये थी इंटरप्रिटेशन। इस सब्जेक्ट के अंदर इंटरप्रिटेशन भी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपने मिस कर दी वो ये कर दी भाई कि इसके अंदर ड्राफ्टिंग है, सही है, इसके अंदर ड्राफ्टिंग है। ये कुछ रीज़न है इस सब्जेक्ट के मुश्किल होने का कि जो लेंदी भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, सही है। इसके अंदर जो है वो लिंकिंग भी है, इसके अंदर इंटरप्रिटेशंस भी है, इसके अंदर जो है वो ड्राफ्टिंग भी है। अच्छा, अगर हमारे पास सब्जेक्ट ये है तो हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं सब्जेक्ट का कि जी ये इतना लेंदी सब्जेक्ट है क्यों, सही है। ये सब्जेक्ट हमारे पास जो है वो इतना लेंदी सब्जेक्ट है क्यों। तो हमारे पास सिलेबस में एक ग्रिड है जिसका नाम है ग्रिड ए। मैं आपको आईकैप के बाइबल से भी थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि कनेक्ट करने की कोशिश करूँ ताकि मैं और आप जो है वो बिल्कुल अलाइंड रहें। हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों पहला जो ग्रिड है वो है ग्रिड ए, जिसमें से 35 से 45 ऑन एवरेज 40% पेपर जो है वो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस से आता है। यहाँ तक बात समझ आती है। इसके अंदर जो आपके पास टॉपिक है मेरे बच्चों, इसके अंदर जो आपके पास टॉपिक है वो कंपनीज एक्ट के 445 सेक्शंस हैं।
कंपनीज एक्ट के 445 सेक्शन है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि 200 सेक्शंस आप कैफ 7 में पढ़ चुके हो। ऐसा ही है बच्चों मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आप मुझे बस जवाब दे देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड स्केड्यूल है, सही है। इसके अंदर हमारे पास 12 रेगुलेशंस हैं, मतलब जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन है, जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर सेक्शन डायरेक्टर्स का है तो डायरेक्टर्स के ऊपर एक रेगुलेशन है, अगर सेक्शन डिविडेंड का है तो डिविडेंड के ऊपर एक रेगुलेशन है। समझ आ रही है बात? अगर आपके पास सेक्शन फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का है तो उसके ऊपर एक रेगुलेशन है, अगर आपके पास सेक्शन रिलेटेड पार्टी का है तो उसके ऊपर एक रेगुलेशन है। क्लियर है सारे यहाँ तक? तो 12 रेगुलेशंस हैं, एक रूल है। फिर इसके अंदर सिक्योरिटी से, मतलब ये तो वो चीज़ें हो गई जो कि कंपनीज एक्ट की हैं, ये तो वो चीज़ें हो गई जो कि कंपनीज एक्ट की हैं। कंपनीज एक्ट के अलावा सिक्योरिटीज़ एक्ट भी है, फिर पीएसएक्स रूल बुक भी है, और इन सब की वेटेज जो है वो 35 से 45 मार्क्स है, और आईकैप कहता है इसके लर्निंग आवर जो है वो 80 से 85 है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि टोटल में से 60% या 50% आवर्स आपने यहाँ इन्वेस्ट करने, लेकिन आपकी तैयारी कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 40%। बच्चों क्या ये क्वेश्चन समझ आ रही है? मैं बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात कर रहा हूँ आपसे कि 60% आपका टाइम जो है वो आपने यहाँ इन्वेस्ट करना है, और जब आप यहाँ पे 60% इन्वेस्ट करेंगे तो बस आप खोते ही रहेंगे, सही है। आप कंपनीज एक्ट में जाएंगे, एक्ट से एक रेगुलेशन में जाएंगे, रेगुलेशन से दूसरे रूल्स में जाएंगे, फिर सिक्योरिटीज एक्ट में जाएंगे, फिर पीएसएक्स में जाएंगे, फिर पीएसएक्स रूल बुक में जाएंगे, फिर उसके अलावा जितनी भी रेगुलेशन है हमारे पास, क्या आप फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं, सेकंड टाइम इशू कर रहे हैं, प्राइवेट इशू कर रहे हैं, पब्लिक इशू कर रहे हैं, एम्प्लॉय को इशू कर रहे हैं, राइट इशू कर रहे हैं, बोनस इशू कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो एक जो हमारा कॉम्प्लेक्स एरिया है वो यहाँ पे आके आएगा। और बच्चे का जब ये बच्चा इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा होता है तो यहाँ पे फिर इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना स्टार्ट कर जाता है? डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या तक बात समझ आ रही है बच्चों को? अच्छा, उसके बाद जो हमारी ग्रिप है, मैं आपके सामने थोड़ी सी इस ग्रिप को पहले डिस्कस कर रहा हूँ, इसका एक सेंस बनता है। इसका मतलब है इसकी वेटेज मेरे बच्चों, इसकी वेटेज और इसकी वेटेज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन लर्निंग आवर्स जो है वो 50% से डिक्लाइन कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं, मुझे आइडियली क्या करना चाहिए? सर डी को पहले कर लेते हैं। अच्छा सर, अगर डी को पहले करेंगे तो क्या डी की कोई लिंकिंग ए के साथ है? क्या डी की कोई, पहला सवाल तो ये है ना, फॉर एग्जांपल ऑडिट हम पढ़ते हैं तो ऑडिट में हम कहें भाई रिपोर्टिंग की ग्रेड बहुत बड़ी है, सही है, रिपोर्टिंग में 25-30 नंबर का पेपर आएगा, आओ पहले रिपोर्टिंग करते हैं। हम पहले रिपोर्टिंग कर नहीं सकते बिकॉज हमें रिस्क नहीं पता, हमें परफॉर्मेंस नहीं पता, हमें मटीरियलिटी नहीं पता, हमें प्रोसीजर्स नहीं पता, तो हम जो है वो रिपोर्टिंग पढ़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या अदर रेलिवेंट लॉज को पढ़ सकते हैं? मेरे बच्चों, ना सिर्फ इन अदर रेलिवेंट लॉज को आप पढ़ सकते हो, बल्कि अगर आप ऑडिट फर्म में हो, इंडस्ट्री में हो, तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भी देख सकते हो। तो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्रेड डी को, और ग्रेड डी के अंदर अगर हम देखें तो मैं आपके सामने ये कोड ऑफ एथिक्स को रिमूव कर रहा हूँ, बिकॉज हम नॉर्मली पढ़ा हुआ होता है और इसके अंदर इतने सवाल आते नहीं हैं। तो हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों 5 टॉपिक है, सही है। कंपटीशन एक्ट एक कानून है, फेरा बहुत बड़ा है, सिर्फ 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 19, चैप्टर 20, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, AML एक्ट एंड रेगुलेशन, सही है। पब्लिक सेक्टर एडवाइस ऑन द लॉज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी, सही है। हमारे पास पब्लिक सेक्टर रूल्स जो होते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं वो, और हमारे पास एक अभी रिसेंटली नया लॉ आया था विच इज़ कॉल्ड ट्रस्ट एक्ट। मेरे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 5 कानून आपने पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 कानून आपने पढ़ने हैं। और जहां आप ये 5 कानून पढ़ लेंगे मेरे बच्चों, मुझे बता दें आपकी कितनी % तैयारी हो जाएगी? 30 to 40% सिलेबस आपका कंप्लीट है। और इसकी सबसे खास बात क्या है, इसमें आप पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हो। मतलब अगर 5 ही कानून है और इससे एग्जामिनर ने 30 से 40 नंबर का पेपर पूछना है, तो इसका मतलब पेपर में 5 सवाल तो एक्सपेक्टेड यहाँ से आने ही आने हैं। बच्चों एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? फेरा वो हर अटेम्प्ट में आपसे पूछेगा। अब मुझे बताएं, क्या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी ताल्लुक डायरेक्टर्स मीटिंग, इनकॉर्पोरेशन प्रोसीडिंग इससे होता है, या वाइंडिंग अप, या इससे होता है, या शेयर्स की इश्यूएंस इससे होता है? मेरे बच्चों, जो ट्रस्ट हमारे पास है, क्या ट्रस्ट का इससे कोई लिंकिंग हमारे पास बनता है? फेरा में हमारे पास चैप्टर 19 और चैप्टर 20 है, सही है। अच्छा, फेरा है क्या? मैनुअल है, कोई कानून भी नहीं है। एक जिस तरह हम कंपनी को ऑडिट करते हैं ना, तो हमारे पास सेल्स का एक प्रोसेस है, इसी तरीके से चैप्टर 19 और चैप्टर 20, जिसका अल्टीमेट क्रक्स ये है कि क्या पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजा जा सकता है और क्या बाहर से पैसा पाकिस्तान में आ सकता है कि नहीं आ सकता। सिर्फ इन 2 कानून के ऊपर बात करता है और कंप्लायंस के बारे में बताता है और कहता है कि जी अच्छा
अच्छा अगर पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजना है तो क्या रीज़न हो सकती है भेजने की? भाई पाकिस्तान से बाहर इसलिए भेजना है बिकॉज इन्वेस्टमेंट करनी है, पाकिस्तान से बाहर इसलिए भेजना है बिकॉज शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, पाकिस्तान से बाहर इसलिए भेजना है बिकॉज सब्सिडीज बनानी है, पाकिस्तान से बाहर इसलिए तो ये 4-5 जो भी आपके दिमाग में पॉसिबिलिटीज आती हैं मैनुअल के अंदर वो 4-5 पॉसिबिलिटीज लिखी हुई है और सिर्फ और सिर्फ बताया कि जी या तो कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हो तो स्टेट बैंक की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो ये जो 5 कानून आप पढ़ लेंगे। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त है कि आपके पास अगर आप किसी भी कंपनी का अगर आप ऑडिट कर रहे हैं और अगर आप ऑडिट फर्म में भी हैं तो इसका मतलब है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तो अप्लाई हो ही रहा होगा बच्चों, ऐसा ही है? एग्री करते हो इस चीज़ से? अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं तो उसका मतलब उसके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स है उसके ऊपर एज एन ऑडिटर एज एन एश्योरेंस जो है हम सर्टिफिकेशन भी कर रहे होते हैं। अगर आप बैंक्स वगैरह को ऑडिट कर रहे हैं या किसी मल्टीनेशनल को ऑडिट कर रहे हैं या किसी कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं जो कि डिविडेंड आउटसाइड बेचती है, बाहर बेचती है, इसका मतलब है आपके पास फेरा की भी अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को बात समझ आती है? अच्छा ICAP इसको कहता है 30 से 40 घंटे में कर लो, ये आपके हार्डली 10 से 15 घंटे में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे बच्चों। तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि यार सीज़न स्टार्ट होने से पहले, ईयर एंड स्टार्ट होने से पहले कितना अच्छा हो जाए कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा 50 to 60% सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अब मैं इसके बाद मूव करता हूँ थोड़ी सी एक और ग्रेड में विच इज़ कॉल्ड स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉस। सही है? 15 से 20 आवर्स के लर्निंग आवर्स हैं, 10 से 15 मार्क्स की वेटेज है और इसके अंदर भी एग्जामिनर जो है वो आपसे एक ही बात करता है, इसके अंदर भी एग्जामिनर आपसे एक ही बात कहता है और कहता है कि जी 3 स्पेशलाइज्ड लॉज हैं, 3 स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री हमारे पास है, एक बैंकिंग है, एक म्यूचुअल फंड्स है NBFC और एक आपके पास है इंश्योरेंस। इन 3 कानून को आप पढ़ लें तो आपकी 10 से 15 मार्क्स की वेटेज मेरे बच्चों क्या हो जाएगी और कवर हो जाएगी। यार ये तो और अच्छा हो गया। तो सर क्या बैंकिंग NBFC इंश्योरेंस क्या ये कनेक्टेड है आपके कंपनीज एक्ट से? नहीं बच्चों, 99% चीज़ें इसके अंदर कनेक्टेड नहीं है मेरे बच्चों, कनेक्टेड नहीं है। सही है? और इसमें से बहुत से लोग आपका बैंकिंग ऑडिट कर रहे होंगे, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड्स AMC का ऑडिट कर रहे होंगे और अगेन बैंकिंग ऑर्डिनेंस जो है वो 100-150 पेज का है, आपके कोर्स के अंदर मुश्किल से 10 पेज है। NBFC पूरी दुनिया है जो हम ऑडिट करते हैं वो पूरी चेकलिस्ट बना रहे होते हैं। सही है? आपके सिलेबस में मुश्किल से 10 पेजेस है। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के अंदर अगेन 100-150 पेजों का है। सही है? आपके पास मुश्किल से 10, इसका मतलब है टोटल 20 से 30 पेजेस हैं जिसको हमने पढ़ना है। मैं चेंजेस के ऊपर भी डिस्कस कर लूंगा, मैं चेंजेस के ऊपर भी आपसे डिस्कस कर लूंगा मेरे बच्चों, मैं चेंजेस के ऊपर भी आपसे डिस्कस कर लूंगा। क्या मेरी बात यहाँ तक स्ट्रेटेजी समझ आ रही है? तो जो स्टार्टिंग में हम कह रहे थे यार सर ये मसले हैं, ये मसले हैं, ये मसले हैं, अच्छा मुझे बताएं क्या कोई चांसेस हैं मेरे बच्चों? मुझे एक बात बताएं। अच्छा इनकी मज़े की बात यह है, कि ये जो 9 कानून है ये 99% सिनेरियो में आइसोलेटेड ही टेस्ट होते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? बहुत गहरी बात कह रहा हूँ मैं। 99% सिनेरियो में ये आइसोलेटेड ही टेस्ट होते हैं। 1% कभी कभी उसको मस्ती चढ़ती है तो वो उसको आपस में कनेक्ट कर देता है या लिंक करने की कोशिश कर देता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? लेकिन अगर वो कनेक्ट लिंक करता भी है तो वो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं होता। मैं आपके सामने थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर सवाल में लिखा हुआ आ जाए कि जी आप बैंक है तो क्या बैंकिंग ऑर्डिनेंस अप्लाई हो रहा है? और ये जो बैंक है, सुनिएगा मेरी बात को, ये जो बैंक है ये एक और बैंक को एक्वायर करने जा रहा है और उसकी एक्विजिशन से कंपटीशन जो है वो मार्केट में खत्म हो जाएगी। तो क्या कोई एक और कानून भी अप्लाई हो रहा है? क्या कंपटीशन एक्ट अप्लाई हो रहा है? अच्छा तो इसका मतलब है अगर बैंकिंग ऑर्डिनेंस में कंपटीशन एक्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आंसर मेरा कंपटीशन एक्ट से होगा, बैंकिंग ऑर्डिनेंस से नहीं होगा। क्या यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आती है? तो ये 1% हरकत करेगा, अगर 1% हरकत कर भी लेगा तो आपको सिर्फ चेक ये करना पड़ेगा, अच्छा जी बैंकिंग ऑर्डिनेंस भी है और अच्छा अगर मैं सवाल में बैंक की जगह इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस कर दूं, इंश्योरेंस कंपनी कर दूं, तो मेरे आंसर में चेंज क्या होगा? सोचने की सलाहियत क्या चेंज होगी? सोचने की सलाहियत ये चेंज होगी, अच्छा इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस भी अप्लाई होता है और कॉम्पिटिशन एक्ट भी अप्लाई हो रहा है। क्या इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के अंदर कॉम्पिटिशन की कोई बात की गई है, बात नहीं की गई? तो इसका मतलब इसका आंसर सोली कॉम्पिटिशन एक्ट से होगा। तो आंसर बना आइसोलेटेड ही, सिर्फ सोचने के लिए 2 कानून को सामने रखना पड़ा मुझे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तभी मैं कह रहा हूँ 99% इसके जो आंसर होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं। तो इसका मतलब है वो जो कॉम्प्लेक्स वाला था, जो मैं सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा था कॉम्प्लेक्स है, तो अब तक मैं आपसे 50 से 50% कोर्स डिस्कस कर चुका हूँ। क्या 50% कोर्स में आपको कॉम्प्लेक्स या लेंथी लग रहा है? इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इसका मतलब मेरे बच्चों ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं बस आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान कर रहा हूँ।
इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास एक कानून है और कानून में 10 रिक्वायरमेंट है और वो अगर 10 रिक्वायरमेंट मुझे क्लियर हैं और अगर पेपर में सवाल आता है और मैंने ये कानून पिक कर लिया और कानून पिक करके 10 रिक्वायरमेंट से कौन सी रिक्वायरमेंट रेलिवेंट है मैंने वो पिक कर ली, तो ना ही ये कॉम्प्लेक्स है, ना ही ये लेंथी है, ना ही ये मुश्किल है। आयशा मैं आपको ये भी बता दूंगा कि याद करना है रेटिंग। अभी तो पहले कोर्स को हम डिस्कस कर लेना। जो पहले टेंशन थी हमें वो टेंशन थोड़ी सी कम हो रही है मेरे बच्चों। फिर उसके बाद हमारे पास एक और ग्रिड आ जाती है भाई, एक और ग्रिड आ जाती है मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग एंड गवर्नेंस। 20 से 30 लर्निंग आवर्स, 10 से 15 वेटेज। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ों को देखूँ तो 70%। और अगेन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपनी ओरिएंटेशन में, तो ग्रिड बी जो मेरे पास है सिर्फ 17 सेक्शंस है। बच्चों सुनिएगा, सिर्फ 17 सेक्शंस है। एक एक्ट है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को यहाँ पे ऐड कर दिया है। सिर्फ एक रूल है, 10 से 15 मार्क्स वेटेज है, 10 से 15। इसका मतलब है आपने एक एक्ट पढ़ना है जिसके अंदर 10 सेक्शंस होंगे मुश्किल से, एक रूल पढ़ना है जिसके अंदर 10 रूल्स होंगे मुश्किल से, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना है, 17 सेक्शंस पढ़ना है। अगेन आपकी तैयारी 10 से 15 मार्क्स तक क्या हो जाएगी बच्चों, कवर्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब है मेरे पास अब तक जो सिलेबस है वो 60% मैं कवर्ड कर चुका हूँ। 60 से 70% जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर्ड कर चुका हूँ। और इस 60 से 70% में मुझे जो है बहुत ही मिनिमम टाइम देना है। और अगर वो मिनिमम टाइम में दे देता हूँ और इस चीज़ को कर लेता हूँ तो पेपर का 70% एरिया मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सुकून है। क्लियर हो मेरे बच्चों यहाँ तक? इसी तरीके से अगर मैं आपके साथ ग्रिड सी डिस्कस करूँ तो एक एनबीएफसी की रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक बैंकिंग ऑर्डिनेंस है, एक इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है, 10 से 15 मार्क्स की वेटेज है, 15 से 20। और फिर जब मैं सारा कोर्स डिस्कस करूँ और इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ तब जाके मेरे पास ग्रेड ए बनता है। और फिर उसके बाद जो है ग्रेड ए बनता है। और जब मैं इसकी वेटेज को देखूं तो इसकी वेटेज भी काफ़ी कम है। तो क्या सर इसको नहीं पढ़ेंगे? नहीं, इसको पढ़ेंगे और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और जो ये मुश्किल लगता है इसको इंशाल्लाह बड़ा आसान कर देंगे। बच्चों सिलेबस क्लियर है? सिलेबस क्लियर है। अच्छा, अगर सिलेबस क्लियर है हमारे पास, अगर हमारे पास सिलेबस क्लियर है तो कुछ चीज़ें हैं मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, कुछ चीज़ें हैं मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। हम पढ़ेंगे कैसे मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। आप लोगों ने कहा यार इसका रिजल्ट जो है वो ख़राब आ रहा है। भाई इसका रिजल्ट यहाँ तक ख़राब आ रहा था और फिर अल्लाह का शुक्र है 36, 33, 38, 36, 37, 37। एडवांस ऑडिट का एवरेज रिजल्ट 23% है। एडवांस ऑडिट से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट CFF2 कॉर्पोरेट लॉ का आ रहा है। 37% रिजल्ट आ रहा है बच्चों। ये इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट नहीं होता है। 37%, 36%, 38%, 33%। क्लियर हो यहाँ पे? एग्जामिनर कमेंट कह रहा है 37%, 37%। डन हो गया? तो इसका रिजल्ट बुरा नहीं है, इसका रिजल्ट अच्छा है। मतलब बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी पास होने की ज़्यादा है CFF2 कॉर्पोरेट लॉ की। और उसका रीज़न ये है कि इसके पास होने का एक फॉर्मूला है, अगर वो क्रैक कर लिया आपने तो बड़े आराम से आप इंशाल्लाह पेपर पास कर लोगे बच्चों। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या करा? इसके लिए मैंने ये करा, तो मैंने आपसे ये कहा कि यार ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, SACP एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फेरा, स्टेट ऑन एंटरप्राइज, ये जो 3 हमारे पास एरिया थे, फॉरेन एक्सचेंज था, स्टेट ऑन एंटरप्राइज था, पब्लिक सेक्टर रूल्स थे, कंपटीशन एक्ट वगैरह थे, कंपटीशन एक्ट थे। ये जो हमारे पास ग्रिड डी थी, क्या ये ग्रिड आराम से 3 हफ्ते में हो सकती है? बहुत आराम से हो सकती है। और इसकी अगर आप वेटेज भी देखें तो वेटेज भी अच्छी खासी कवर्ड हो रही है हमारी। डन हो गया? फिर इसके बाद हम आ जाते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस और NBFC। हम इसको 4th वीक में कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मतलब है ग्रिड सी को जो है हम 4th वीक में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो ग्रिड बी थी, हम ग्रिड बी को कवर कर लेते हैं। और जब हम ग्रिड बी को कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आपका 70%, 60 से 70% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका होगा। डन हो गया बच्चों? और फिर हम आएंगे शेयर्स का एंटायर एरिया, वाइंडिंग अप, कंपनीज एक्ट, डायरेक्टर्स। यहाँ तक बात समझ आ रही है? आपको शेयर्स मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे इंशाल्लाह आप शेयर्स के लेक्चर देखेंगे, स्पेशली वर्कशॉप और रिवीजन का लेक्चर देखेंगे, शेयर्स आपको सबसे ज़्यादा आसान इंशाल्लाह लगेगा। कैप 7 ज़्यादा आसान इंशाल्लाह आपको शेयर्स लगेगा बच्चों। डन हो गया? अब 1-2 बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, इसको बड़े सुकून से सुनना, बिकॉज बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। आपका पूरा लॉ का जो सिलेबस है उसमें से 80% चीज़ें कंप्लाइंस बेस्ड है, 19% चीज़ें आपके पास क्या है? न्यूमेरिक, मुश्किल से। और 1% आपका लॉ ऐसा है जहाँ पे इंटरप्रिटेशन का मसला है। मतलब मैं आज की क्लास में अगर एक कानून रखूँ 2 लाइनों का, और 2 लाइनों का जब हम कानून रखेंगे तो मैं और आप कंक्लूड नहीं कर सकेंगे कि इसमें लॉ कहना क्या चाह रहा है। क्या यहाँ तक ये इक्वेशन समझ आती है मेरे बच्चों को कि 80% मैटर क्या है? कंप्लाइंस बेस्ड है, 19% न्यूमेरिक है, 1% इंटरप्रिटेशन है। कंप्लाइंस बेस्ड का मतलब क्या है? न्यूमेरिक का मतलब क्या है?
और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है ये समझ लें। अगर ये समझ लिया आपकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त, आपको पता होगा कि आपने सवाल में करना क्या। सही, अच्छा मुझे एक बात बताएं, थोड़ा बहुत कैफ का लॉ याद है, थोड़ा बहुत डायरेक्टर्स की इलेक्शन याद है, थोड़ा बहुत डायरेक्टर्स की इलेक्शन याद है। डायरेक्टर्स की इलेक्शन में आपको याद है जब भी डायरेक्टर्स की इलेक्शन होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मीटिंग कॉल करेंगे, मीटिंग में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने इलेक्ट होने हैं वो डिसाइड करेंगे, ऐसा ही है। फिर उसके बाद जो है जब बोर्ड हो जाएगा तो फिर मीटिंग का नोटिस जाएगा। कुछ याद आ रहा है? जब मीटिंग का नोटिस चला जाएगा तो नोटिस के साथ ये कुछ चीज़ें जाएंगी। फिर नोटिस से पहले अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल, अच्छा मीटिंग का नोटिस चला गया तो जो बंदा इलेक्ट करने जा रहा है, अगर किसी बंदे को फॉर एग्जांपल मीटिंग में डायरेक्टर्स के लिए इलेक्ट होना है, सही है, तो वो अपने एक तौर ऑफ इंटेंशन कंपनी को बताएगा। कितने दिन पहले बताएगा? 14 दिन पहले बताएगा, 21 दिन पहले बताएगा। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनीज वो सारे के सारे लिस्ट जो है वो मेंबर्स को सर्कुलेट करेंगे। फिर उसके बाद मीटिंग होगी, तो वोट होंगे तो वोट के अंदर जो है फॉर्मूला हमारे पास ये अप्लाई हो रहा होगा। क्या याद आ रहा है? थोड़ा बहुत इस तरह कुछ चीज़ें याद आ रही है बच्चों? ये क्या है? ये कंडीशन, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कंप्लाइंस बेस्ड। आपका 80% लॉ सिर्फ और सिर्फ क्या है? कंप्लाइंस बेस्ड है। तो सर क्या इस कंप्लाइंस बेस्ड का मुझे रट्टा लगाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। सही है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये सिनेरियो कहाँ पे लिखा हुआ है और किन किन लॉज में लिखा हुआ है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी के अगले 50 साल भी लॉ को याद करने में लगा दें, आप लॉ को याद नहीं कर सकते, लॉ का रट्टा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्चुअली ये समझ लिया कि ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सही है, ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आपको सिनेरियो सारे पता है, सब सिनेरियो सारे पता है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लॉ आपका कभी भी फेल नहीं होगा, अगर आपको इतना पता हो कि कौन सा पेज खोलना है और कहां पे खोलना है। क्या यहां तक मेरी बात समझ आती है मेरे बच्चों को? मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक बार वापस से इस चीज़ को देखने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें लॉ में क्या पता होना चाहिए? हमें लॉ में सिर्फ और सिर्फ लॉ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये हमारे पास कानून है NBFC का, बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारे पास कानून है NBFC का, और NBFC के कानून में सबसे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 अप्लाई हो रहा है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 क्या बात करता है? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इन कुछ चीज़ों की बात करता है, ठीक है। फिर NBFC रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, और जब NBFC रूल्स अप्लाई हो रहे हैं तो NBFC रूल्स किन चीज़ों के ऊपर बात करता है? NBFC रूल्स इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपसे बात करता है। फिर उसके बाद आपके पास NBFC रेगुलेशंस अप्लाई हो रही हैं। NBFC रेगुलेशन किन चीज़ों के ऊपर बात करती है? NBFC रेगुलेशन इन चीज़ों के ऊपर बात करती है। क्या ये 3 पेज का है? अच्छा, ये 3 पेज का मतलब इस 3 पेज के बैक एंड पे कितने? बैक एंड पे 30 से 40 पेजेस होंगे। क्या मुझे सारा याद करना है? मुझे सारा याद नहीं करना। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सुनिएगा मेरी बात को, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ बच्चों आपसे। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि हमारे पास NBFC कब अप्लाई होता है, ये अप्लाई कब होता है, किन के ऊपर अप्लाई होता है, सही है। और जब NBFC अप्लाई होता है, तो जब NBFC अप्लाई होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये एक शख्स है, इस शख्स को लेट से कोई म्यूचुअल फंड पता है? थोड़ा बहुत आइडिया? एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड का। तो अगर इस बंदे को म्यूचुअल फंड या AMC खोलना है तो सबसे पहले ये बंदा किसके पास जाएगा? ये बंदा लेट से SCCP या रजिस्ट्रार के पास जाएगा। रजिस्ट्रार और SCCP पहले क्या करेगा? रजिस्ट्रार और SCCP सबसे पहले इसकी शक्ल देखेगा। इसकी शक्ल देखने का मतलब क्या ये फिट एंड प्रॉपर है, तो इसका मतलब फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया कुछ लिखे होंगे। अच्छा, जब उसकी शक्ल देख ली, इसकी शक्ल पसंद आ गई, तो फिर SCCP रजिस्टर क्या करेगा? उसको बोलेगा ठीक है जी। फिर ये बंदा क्या करेगा? ये बंदा एक कंपनी बनाएगा। सुनिएगा मेरी बात को, ये बंदा कंपनी बनाएगा। जब ये बंदा कंपनी बनाएगा तो मुझे बताएं, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन क्या NBFC बताएगा? बच्चों बहुत गहरी बात कर रहा हूँ मेरे बच्चों। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन NBFC का कानून बताएगा, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी की मीटिंग्स, कंपनी के वाइंडिंग अप, क्या ये कंपनी नहीं, ये NBFC रिलेटेड बताएगा। सुनना है मेरी बच्चों? अच्छा, मेरे बच्चों जबरदस्त भाई, जबरदस्त। अच्छा, तो ये बंदा जो है ये कंपनी बनाएगा। जब ये कंपनी बनाएगा तो इसको कंपनी को बनाने के लिए कुछ कंडीशन से कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन से कंप्लाई करेगा तो इसका मतलब है कंपनी बन जाएगी। और जब कंपनी बन जाएगी तो क्या उसके ऊपर मज़ीद कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी? यस, मज़ीद कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी। जब उसके ऊपर मज़ीद कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी तो ये आपको एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड बनाने का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है मेरे बच्चों कि किस तरीके से एक म्यूचुअल फंड बनेगा, तो कानून कैसा है? अगर आपको इतना पता है
क्या आपको फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया याद करने की ज़रूरत है बच्चों? क्या आपको कंडीशंस जो अप्लाई होंगी क्या उसको याद करने की ज़रूरत है? अब मैं जिस हैंडआउट पे आ रहा हूँ उस हैंडआउट को थोड़ा सा वापस से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा एनबीएफसी रूल सबसे पहले कह रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन लोग बना सकते, किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं? फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, सही है। परमिशन टू फॉर्म एनबीएफसी अ पर्सन विद द एप्लीकेशन, क्या याद है? तो मुझे ये याद करने की जरूरत है कि एप्लीकेशन होगी, फीस क्या होगी, ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सही है। अच्छा, जहाँ परमिशन मिल गई उसको, जहाँ परमिशन मिल गई तो उसका मतलब है अब वो कंपनी बनाएगा। फिर जब वो कंपनी बनाएगा तो उसका मतलब है कंपनी को लाइसेंस दिया जा रहा होगा, किस चीज़ का? एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, एनबीएफसी का। तो लाइसेंस ग्रांट करने के लिए क्या कंडीशंस होंगी? लाइसेंस ग्रांट करने की ये कुछ कंडीशंस होंगी। इसका मतलब है आपने कंपनी बना ली है, नाउ दैट कंपनी नीड्स, क्या आप पाकिस्तान में लाइसेंस के बगैर बैंकिंग का बिजनेस कर सकते हो मेरे बच्चों? कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं। क्या आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस बाहर बैंक का बोर्ड लगा के लोगों से पब्लिक डिपॉजिट पैसा इकट्ठा कर सकती है विदाउट लाइसेंस ऑब्टेनिंग फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? तो इसका मतलब है आपने कंपनी, आपकी शक्ल पसंद आई, शक्ल पसंद होने के बाद आपने कंपनी बना ली, कंपनी अब लाइसेंस लेने जा रही है। लाइसेंस इंडिविजुअल को नहीं मिलता है, लाइसेंस कंपनी को मिलता है। कंपनी जब लाइसेंस लेने जा रही है तो कुछ कंडीशंस होंगी। अच्छा, जब लाइसेंस मिल गई और उसके बाद जब लाइसेंस मिल गया तो इसका मतलब है अब आप बिजनेस कर सकते हो। जब आप बिजनेस कर सकते हो तो उसका मतलब है अब वो आपसे कहता है कि भाई ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपके ऊपर ताहयात अप्लाई होती रहेंगी, जो कि अब आप आ चुके हो आप, सही है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, तो इसका मतलब है वो दो कंडीशंस की बात करता है। एक कंडीशन वो है कि जी जब आप कंडीशंस एप्लीकेबल टू एनबीएफसी, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं 10 साल तक, आपने क्वार्टरली एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करनी है, आपने ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है, आपने जितनी भी ट्रांजेक्शंस करनी है वो सारी की सारी अप्रूव होनी चाहिए, आपने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। ये वो कंडीशंस हैं मेरे बच्चों, ये वो कंडीशंस हैं जो कि एनबीएफसी बनने के बाद अप्लाई होंगी, और ये वो कंडीशंस हैं जो कि एनबीएफसी बनाने के लिए लाइसेंस। क्या इन दो कंडीशंस का फर्क समझ में आ रहा है आपको? लिखा हुआ क्या है मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन क्या इतना पता है कि अच्छा जी दो, इसका मतलब है मुझे स्ट्रक्चर क्लियर है। अगर मुझे स्ट्रक्चर क्लियर है, मेरी बात सुनिएगा, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और आगे देखता हूँ। अगर मेरे पास स्ट्रक्चर क्लियर है, फिर उसके बाद अगर कोई लैंडिंग एनबीएफसी होगी तो वो मैक्सिमम एक्सपोजर कितना रख सकता है? वो मैक्सिमम एक्सपोजर जो है वो %, 20% ऑफ ओन इक्विटी। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या है? यहाँ पे मेरे बच्चों यहाँ पे नंबर्स हैं, यहाँ पे नंबर्स हैं, और इन नंबर्स के ऊपर वो अक्सर आपसे सवाल पूछ लेता है कि बताओ कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने आपके सामने जो ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये समझ आ रहा है कि आपका पूरा 100% सिलेबस 80% कंप्लाइंस बेस्ड है, 19% उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे और 1% इंटरप्रिटेशन होगी। क्या इस कंप्लाइंस बेस्ड को याद करने की ज़रूरत है? नहीं, लेकिन इस कंप्लाइंस बेस्ड का मुझे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या? ये बंदा है, ये बंदा जाएगा, बंदा फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए। फिट एंड प्रॉपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नहीं पता, सही है। फिट एंड प्रॉपर बंदा होना चाहिए। अच्छा, फिट एंड प्रॉपर है, उसके बाद क्या करेगा? ये कंपनी बनाएगा। जब कंपनी बना लेगा तो कंपनी बनाने की गाइडेंस के एनबीएफसी आपको देगी। कंपनी बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2017 जाना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी बन गई, अब ये कंपनी जाएगी किसके पास? एससीसीपी के पास। क्या लेने के लिए? लाइसेंस लेने के लिए। तो लाइसेंस जब ग्रांट किया जा रहा होगा तो उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, और जब लाइसेंस ग्रांट हो गया तो इसका मतलब है अब ये कंपनी एनबीएफसी का बिजनेस कर रही है। जब ये कंपनी एनबीएफसी का बिजनेस कर रही है तो क्या इसके ऊपर कोई कंडीशंस अप्लाई होंगी? यस, ड्यूरिंग द बिजनेस इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई हो रही होंगी। तो एक कंडीशन ये आ रही है, एक कंडीशन ये आ रही है। पेपर में सवाल आता है कि आप एक कंपनी है और आप जो है वो एनबीएफसी का बिजनेस करने का सोच रहे हैं, बताएं आपको आपके ऊपर क्या कंडीशंस इंपोज हो सकती है मेरे बच्चों? क्या इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ? क्या इसका आंसर एनबीएफसी बिजनेस के बाद वाली कंडीशंस का या उससे पहले वाली कंडीशंस का? क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आप एनबीएफसी का बिजनेस बहुत सालों से कर रहे हैं, बताएं आपके ऊपर क्या कंडीशन इंपोज होंगी? इसका मतलब है एनबीएफसी का बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये कंडीशंस इंपोज होंगी। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों बात समझ आती है चीज़ें? तो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया 10 पेज का लिखा होगा, खुदा का वास्ता याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्ट्रक्चर क्लियर है, अगर ये स्ट्रक्चर क्लियर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर लिंकिंग क्लियर है और इसी एनबीएफसी के अंदर लिखा हुआ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लिखा हुआ है तो फिर अगला सवाल मैंने अपने आप से करना है कि एनबीएफसी के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें लिखी हुई हैं और एक अदद मेरे पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का अलग से भी कानून है, अगर पेपर में सवाल आएगा तो दोनों कानून में से कौन सा कानून
लिखना पड़ेगा, कौन सा कानून नहीं लिखना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस अगर मेरी पेपर से पहले होगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरा पेपर फेल हो सकता है। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो बड़ी अपनी अप्रोच क्लियर कर लो, सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां पे लिखी हुई है और कौन सी चीज आपस में कनेक्ट हो सकती है। मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारा का सारा काम चाहे कंडीशन बेस्ड हो, चाहे कंप्लाइंस बेस्ड हो, चाहे आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड हो, मतलब चाहे आपका न्यूमेरिक हो, चाहे आपकी इंटरप्रिटेशन हो, ये सारी की सारी चीज़ें प्यारे बच्चों ये वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 में डिटेल्ड में कवर्ड है। लेक्चर कैसे कवर हो रहा है मैं उसका भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये सारी चीज़ें वो हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ देखेंगे, कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं किस तरीके से लिंक्ड हो रही हैं, कौन कौन सा सेक्शन है, कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन से रेफ़र करना है आपने, A to Z सारी की सारी लिंकिंग आपको किताब के अंदर मिलेगी बच्चों। सही है? क्या यहाँ तक बात समझ आता है? तो जितनी भी चीज़ें अगर आपके पास होंगी, वो सारी की सारी जो है कौन सी चीज़ कहाँ से कनेक्ट हो रही है, कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, A to Z पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। कौन सा कानून आया, इसके बैक एंड पे एक्ट कौन सा है, रेगुलेशन कौन सी है, रूल्स कौन सी हैं, जितने भी सवाल इलस्ट्रेशन वाले जो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि न्यूमेरिक वाले सवाल आते हैं, तो हर एक सेक्शन के नीचे आपको उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ तक की इलस्ट्रेशन मिल जाएगी बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? हर एक सेक्शन जहाँ पे इलस्ट्रेशन और न्यूमेरिक है, बाकायदा तौर पे आपको वो इलस्ट्रेशन न्यूमेरिक मिल जाएगी। और बड़े अफसोस की बात है कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी प्रोफेशनल लॉयर ने, किसी भी कंपनी लॉ में अगर आप देखें, मैं एकेडमिक की बात नहीं कर रहा, मैं टीचिंग की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कोई ऐसी किताब आज तक नहीं बनी कि हर एक सेक्शन कहाँ से लिंक्ड हो रहा है, उस सेक्शन के नीचे कौन से इलस्ट्रेशन है, क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या उसकी बेसिक है, ये चीज़ नहीं बनी थी बच्चों। ये किताब इस बेसिस पे बनाई गई। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? तो जितने भी सिनेरियोज़ आप देख लेंगे, सारी के सारे सिनेरियोज़ के नीचे मैंने ऐसे एक पेज खोल लिया, तो यहाँ पे जाके चीज़ें, तो कोई भी चीज़ होगी वो उसके ऊपर देख रहे, कंडीशंस फॉर इशू ऑफ शेयर्स बाय वे ऑफ अदर देन राइट ऑफर। तो कंडीशन बेस्ड कंप्लाइंस, अगर पेपर में आपने पिक कर लिया कि कंपनी जो है वो अदर देन राइट ऑफर, ये लास्ट टाइम का सवाल है, अदर देन राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि अदर देन राइट ऑफर होता क्या है। अगर ये पिक कर लिया तो इन कंडीशंस को याद करने की जरूरत नहीं है, इस कंडीशंस को सिर्फ और सिर्फ फिर आपने कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंडीशंस का स्ट्रक्चर क्या। क्लियर है मेरे बच्चों? सुनिएगा मेरी बात को। अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये एक कानून है आपके पास, तो कानून अगर आपके पास आया है तो कानून किसी न किसी कंपनीज एक्ट के सेक्शन के तहत आया होगा। सही है? तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन ये कहता है, आपका सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, और इस सेक्शन को मजीद गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए एक रेगुलेशन आ गई, और वो रेगुलेशन आपको बताता है। और अगर आप लॉ पढ़ेंगे भी, एज में बी स्पेसिफाइड, तो जब वो कहता है एज में बी स्पेसिफाइड, तो इसका मतलब है कोई ना कोई रूल्स, कोई ना कोई रेगुलेशन आगे जाके एप्लीकेबल हो सकती है। क्या कंडीशंस है मेरे भाई? ये कंडीशन है। क्या मतलब? The article of association of the company expressly provides and authorize the offer of the scheme. The board shall form a ये याद करने की जरूरत है? नहीं सर, ये कंप्लाइंस बेस्ड है। बच्चों समझ आ रहा है? तो बच्चा टेंशन लेता है कि मुझे याद करना है, मुझे रट्टा लगाना है, मुझे रट्टा नहीं, आपको पता होना चाहिए कौन सा कानून अप्लाई होगा, उस कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है, और अगर उस कानून के अंदर कंडीशन बेस्ड है तो मुझे उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, न्यूमेरिक बेस्ड है तो मुझे कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और कहीं पे इंटरप्रिटेशन का मसला आ रहा है तो मेरी इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ही देखें, जैसे ऊपर कोई कानून आएगा, कोई भी इस तरह का वर्ड आएगा, नीचे फौरन से आपको इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगी। क्लियर हो यहाँ तक? तो हमारे पास कुछ कानून ऐसे हैं, हमारे पास कुछ, मैं उनीब से ही कह रहा था, उनीब माशाल्लाह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है यार, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और बहुत डिटेल में जो है चीज़ों करेगा। तो फॉर एग्जांपल एनबीएफसी है, तो एनबीएफसी के पूरे कानून में रेगुलेशन 17 है, जहाँ पे आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर आपको एक ज़बरदस्त इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएगी। रेगुलेशन 17 की सब रेगुलेशन 4 है, टोटल इक्विटी इतनी है, एक्सपोजर लिमिट ऐसी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, सही है, इक्विटी है तो इक्विटी के ऊपर क्या होगा? एमलगेमेशन है तो एमलगेमेशन के ऊपर क्या होगा? ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आपको एक सेपरेट चीज़ मिलेगी, जिसके अंदर आपके पास एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड है, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एम्प्लॉय से पैसा लिया है, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, A to Z सारी की सारी आपके पास यहाँ पे इलस्ट्रेशन के साथ आपके पास आंसर्स मौजूद होंगे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, किस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होगी? क्लियर है मेरे बच्चों यहाँ तक? अगर हम बैंकिंग ऑर्डिनेंस देखें तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस में आपने देखा होगा
SLR की रिक्वायरमेंट होती है। जब SLR की रिक्वायरमेंट होती है तो SLR की रिक्वायरमेंट कैसे अप्लाई होगी, डिमांड लायबिलिटीज़ क्या होती है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये सारी की सारी इलस्ट्रेशन आपको दिए ताकि आपका टाइम सेव हो सके मेरे बच्चों। क्लियर हो? अब सीन क्या है भाई, सीन ये है कि ये आपके पास पोर्टल है, ये सुन लो, ये एक सवाल आपके 90% सवाल यहीं से आते हैं, तो अभी से सुन लो इसको। आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, CFF2 स्मार्ट क्लासेस सितंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स। सर क्या ये दोनों लेक्चर्स देखने हैं? ये दोनों लेक्चर्स देखने हैं। कोई एक देख सकता हूँ टाइम की वजह से? यस, आप चाहे तो कोई एक भी देख सकते हैं। आप मेरी अप्रोच को समझने की कोशिश करिएगा। स्मार्ट क्लासेस CFF2 में वाहिद ऐसे स्मार्ट क्लासेस हैं जिसका अल्टीमेट पर्पस जो है वो थोड़ा सा चेंज्ड है। सही है? देखें, सितंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स के जितने भी लेक्चर्स आपको दिखेंगे, अगर आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लेक्चर दिख रहे हैं 55 मिनट, 37 मिनट, 23 मिनट, फिर उसके बाद कुछ 3 सवालात की प्रैक्टिस है हमारे पास। सही है, हमारे पास 3 सवाल आता है तो उसकी हमने ड्राफ्टिंग करी। सही है, तो आपको अगर लेक्चर देखें तो लेक्चर आपको कोई 2 घंटे तक का लेक्चर दिखेगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। तो सर इस लेक्चर में आपने करा क्या? इस लेक्चर में एक्चुअल में जो आपका एक्ट है, जो बियर एक्ट है, उस बियर एक्ट के साथ, उस बियर एक्ट के मैंने एक एक सेक्शन को, एक एक रूल को, एक एक एक्ट को मैंने पढ़ा है, समझाया है, हाथ के हाथ उसकी इलस्ट्रेशन दी है, हाथ के हाथ अगर इंटरप्रिटेशन का मसला है तो उसकी इंटरप्रिटेशन करवाई है, हाथ के हाथ मैंने आपका एक उसका स्ट्रक्चर बना के दिया है। इसका मतलब है आप एक, अगर ये तक नहीं हो सकता कि मैंने कोई एक छोटा सा कॉमा या डॉट भी, एक एक कानून बैठ के, बिकॉज असल मसला क्या है, बच्चे का असल मसला है कि बच्चा जो है वो बियर एक्ट पढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे बैठ के हमारी जो बाइबल थी वो बियर एक्ट को हमने पूरा यहाँ पे पढ़ा है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो सर फिर इसमें क्या है, फिर ये स्मार्ट क्लासेस में भी सर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आ रहा है। अगर स्मार्ट क्लासेस में भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आ रहा है तो सर इस स्मार्ट क्लासेस में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये 13 मिनट का लेक्चर है, ये क्या है प्यारे बच्चों? जो मैंने आपको बताया कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर 2 घंटे का लेक्चर दे के आप कहीं खो ना जाए तो आपके लिए फिर मैंने स्मार्ट लेक्चर रखा हुआ है 13 मिनट का, 14 मिनट का, जिसके अंदर उस पूरे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को 1 पेजर में, 1 स्लाइड में, एक स्ट्रक्चर से, जो मैं अभी आपके लिए NBFC के लिए बना रहा था, सेम स्ट्रक्चर्ड वाइज जो है मैंने आपको पूरा वो रिवाइज कराया। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को बात समझ आती है? क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को बात समझ आती है? इसका मतलब है तो आप समझेगा कि टोटल हमारा जो कोर्स है वो 80 घंटे का मैंने आपको पढ़ाया CFF2, लेकिन मैंने 2 बार पढ़ाया है। इस 80 घंटे के अंदर एक एक कानून की रीडिंग, इंटरप्रिटेशन, इलस्ट्रेशन भी है और उस 80 घंटे के अंदर उसका क्विक रिवीजन भी है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? इसी तरीके बुक अपडेटेड है नहीं है, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बताऊंगा फातिमा, जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ मुझे कंप्लीट करने थे, मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ मुझे कंप्लीट करने थे। सही है, अगर आप देखें फेरा, तो फेरा के ऊपर पहला लेक्चर जो है वो 25 मिनट का, फिर 32 मिनट का, फिर 23 मिनट का, फिर 21 मिनट का, फिर 52 मिनट का, फिर 20 मिनट का, फिर 14 मिनट का, फिर 50 मिनट का, फिर 22 मिनट का। 3 से 4 घंटे का फेरा का लेक्चर है, 3 से 4 घंटे का फेरा का लेक्चर है, बिकॉज फेरा के मैनुअल का एक एक पेज मैंने आपके साथ बैठ के पढ़ा है, समझाया है, सब कुछ किया है। लेकिन 2 घंटे 4 घंटे के लेक्चर देखने के बाद बच्चा कहीं गुम ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल उसका कम ना हो जाए, तो फिर मैंने आपको 25-25 मिनट के अंदर, 1 आवर के अंदर पूरा फेरा जो है वो रिवाइज भी कराया है मेरे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? और ये यूट्यूब में भी लेक्चर पढ़ा हुआ है, जाके देख लेना किस लेवल पे जाके रिवाइज कराया। तो इसका मतलब है आपकी बियर एक्ट की कवरेज कराने की जिम्मेदारी भी मेरी, आपके रिवाइज करने की जिम्मेदारी भी मेरी, स्ट्रक्चर क्या है वो जिम्मेदारी भी मेरी, पास्ट पेपर जितने हैं वो जिम्मेदारी मेरी, इंटरप्रिटेशन अगर है तो वो जिम्मेदारी भी मेरी है, इलस्ट्रेशन अगर है तो वो जिम्मेदारी भी मेरी है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस जो है हमारे पास 86 मिनट का एक लेक्चर है। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस का जो है वो 1.5 घंटे का हमारे पास एक लेक्चर है, जिसके अंदर अगेन सारे के सारे जो 10-15 सेक्शंस थे वो मैंने पढ़ाए। लेकिन उसके बाद जाके मैंने इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस को जो है वो 48 मिनट्स में आपको एक कंप्लीट, एक अच्छा स्मार्ट लेक्चर भी इसका प्रोवाइड कर दिया। क्लियर हो बच्चों यहाँ तक? तो जो लेक्चर आप सितंबर 26 ऑनवर्ड्स में देखेंगे उसका स्मार्ट लेक्चर भी आपको मिलेगा। आप चाहते हो आप सिर्फ स्मार्ट क्लासेस देख लो और फिर खुद जाके बियर एक्ट को अच्छे से रीड कर लोगे और पास्ट पेपर्स कर लोगे, आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं यार मैं बियर एक्ट सर पढ़ा रहे हैं या नोट से पढ़ा रहे हैं या किताब से पढ़ा रहे हैं, मैं एक बार साथ साथ बैठ के देख लूँ और लेक्चर जब मैं साथ साथ बैठ के देख लूँगा तो मुझे समझ आ जाएगा, मैं अपना रिवीजन कर लूँगा, रिवीजन के लिए मैं सर का लेक्चर देख लूँगा, फिर मजीद पास्ट पेपर्स कर लूँगा। क्लियर हो मेरे बच्चों? अब सर 1 बार होगा, 2 बार होगा, सिलेबस चेंज हो गया, ये सारी की सारी बातें मैं आपके साथ अभी बैठ के डिस्कस कर रहा हूं, बिल्कुल ऑनेस्टली डिस्कस करूंगा। अगर आप सितंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स वाला लेक्चर देखते हैं, अगर आप सितंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स मतलब देखते क्या है, सबसे पहला काम आपने ये करना है सितंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स। जब आप सितंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स वाला लेक्चर देखें तो अगर टेबल पे लैपटॉप है और लैपटॉप पे
लेक्चर प्ले हो रहा है तो आपकी गोद में क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? आपकी गोद में बियर एक्ट होना चाहिए। डन हो गया? तो जो पढ़ा रहा हूं मैं, लेट से अगर मैं बैंकिंग ऑर्डिनेंस पढ़ा रहा हूं या एनबीएफसी पढ़ा रहा हूं, तो लैपटॉप पे सुकून से आपने लेक्चर प्ले करना है, लेक्चर को सुकून से देखना है, हाथ में एक सीधे हाथ में रजिस्टर रखना है, उल्टे हाथ पे आपने जो है वो बियर एक्ट रखना है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ वो साथ साथ आपने बियर एक्ट से हाईलाइट करना है। क्या ये काम साथ साथ कर सकते हो? पॉज करो, प्ले करो, देखो कि हाँ यार सर ये पढ़ा रहे हैं, सर ये पढ़ा रहे हैं, सर ये काम हो सकता है मेरे बच्चों। क्या हो गया? आप दूसरी स्क्रीन में सॉफ्ट में लगा लें, बस आप दूसरी स्क्रीन में सॉफ्ट में लगा लें मेरे भाई। डन हो गया बच्चों? उसके बाद आपने क्या काम करना है? उसके बाद आपने फौरन से स्मार्ट क्लास में मूव कर जाना है, और जब स्मार्ट क्लास में आप मूव कर गए तो आप क्विकली उसको रिवाइज भी कर लेंगे, आपको स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। फिर तीसरा काम आपने क्या करना है, मैंने जितने भी 100% या 90% पास्ट पेपर्स जो आपको करवाएं, आपने वो लेक्चर नहीं देखना है, आपने खुद से उसको अटेम्प्ट करना है मेरे बच्चों। और जब अटेम्प्ट करेंगे तो अटेम्प्ट करते हुए 3 चैलेंजेस होंगे। पहला, क्या ये कंप्लाइंस बेस्ड है? दूसरा, क्या ये इलस्ट्रेशन बेस्ड है? तीसरा, क्या ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड है? और ये क्या तीनों चीज़ें आपकी उस कानून में स्ट्रांग है कि नहीं है? क्या टाइम मैनेज हुआ कि नहीं हुआ? क्या लॉ पिक कर पाया कि नहीं कर पाया? अगर ये लॉ अप्लाई हुआ तो क्यों हुआ? और उसके बाद चौथा काम आपने ये करना है कि मेरे लेक्चर्स को आपने देखना है। अच्छा, मेरे जो लेक्चर्स हैं जिसके अंदर आप देखेंगे तो मेरे जो ड्राफ्टिंग के लेक्चर्स हैं, जो पास्ट पेपर्स के लेक्चर हैं, वो थोड़े से लेंदी हैं। वो लेंदी इसलिए हैं बिकॉज अगर एक सवाल आया है इवन 10 नंबर का, तो 10 मिनट पहले ये डिस्कशन हुई है कि इसमें ये लॉ अप्लाई क्यों हुआ और ये लॉ अप्लाई क्यों नहीं हुआ, और अगर सवाल में लिस्टेड की जगह अनलिस्टेड लग जाता तो कौन सा लॉ अप्लाई हो जाता, या सवाल में 15 तारीख की जगह अगर 25 तारीख लिखी हुई आ जाती तब कौन सा लॉ अप्लाई हो जाता। तो 10 मिनट पहले बहस चलिए कि लॉ अप्लाई कौन सा हो रहा है और क्यों हो रहा है, हम क्यों ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ड्राफ्टिंग करिए, और ड्राफ्टिंग भी ऐसे करिए कि सीधे हाथ पे कानून रखा है, उल्टे हाथ पे आपको आंसर बाकायदा तौर पे ड्राफ्ट करके बताए कि कानून आपने देख के किस तरीके से चीज़ों को ड्राफ्ट करना। क्लियर है मेरे बच्चों? अब सुन लो 2 चीज़ें चेंजेस के ऊपर। चेंजेस का इम्पैक्ट 2 जगह पे आता है। पहला इम्पैक्ट आता है किताब के ऊपर, दूसरा इम्पैक्ट आता है लेक्चर्स के ऊपर। किताब जो है वो दिसंबर 25 तक अपडेटेड है। दूसरी चीज़, इसका इम्पैक्ट आएगा लेक्चर्स में भी आ सकता है। यस सर, लेक्चर्स में भी आ सकता है। अगर तो चेंजेस की नेचर ऐसी है कि उसने इस को आर कर दिया, आर को एम कर दिया, 2 क्लॉजेस को आपस में मर्ज कर दिए, इन चेंजेस की वजह से मैं लेक्चर को वापस से एडिट नहीं करता। डन हो गया बच्चों? मतलब अगर 100 सेक्शन 150 सेक्शन मैंने पढ़े और 2 सेक्शन आपस में मर्ज हो गए, और मैं आप चाह रहे हैं कि मैं 100-150 सेक्शन वापस से रीड करूँ, मैं 100 से 150 सेक्शन वापस से रीड नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन उसके जो रिसेंट पास्ट पेपर्स हैं उसमें वो अपडेटेड क्लॉज जो है वो कवर्ड है, या वो मर्ज वगैरह हो रही है। क्लियर है मेरे बच्चों? फॉर एग्जाम्पल COCG में एक चेंज आया, और COCG में एक चेंज आया कि सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड उसने 2 क्लॉजेस ऐड कर दिए। तो जब 2 क्लॉजेस ऐड कर दिए तो COCG के लेक्चर में आपको ये 2 क्लॉजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन उसको मैंने अलग से की चेंजेस के नाम से कवर करवाया हुआ है। तो वो ओरिजिनल जो लेक्चर है वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक की चेंजेस का आपको लेक्चर दिखेगा जिसमें पता चल जाएगा कि COCG के अंदर ये 3-4 चेंजेस आई हैं जो कि मैंने अलग से कवर कराई है। उनका सेपरेट PDF भी है, उनका सेपरेट ट्रैकर भी है। आयशा, अगर आप कहेंगे मैं आपसे ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा कौन कौन सा कानून चेंज हुआ है, किस SRO के तहत चेंज हुआ है, क्या उसके अंदर चेंजेस आई है, वो सारी की सारी चीजें कवर्ड। लास्ट अटेम्प्ट में आपके पास जो है वो 2 कानून नए आए थे, ट्रस्ट एक्ट और स्टेट ऑन एंटरप्राइज। ये दोनों लेक्चर्स आप देख लें, आपको पोर्टल पे दिखेंगे। डन हो गया बच्चों? अब इतनी मेहनत हमने करी कि हम कम टाइम में मैक्सिमम वेटेज ले सकते हैं, तो मेरी अगेन आपसे मेरे बच्चों रिक्वेस्ट ये होगी कि 0.0000001% की टेंशन खुदा का वास्ता है अपना लीजिएगा, नहीं तो मेरी भी मेहनत ज़ाया करेंगे, अपना टाइम और मेहनत भी ज़ाया करेंगे। क्लियर हो मेरे बच्चों? आपने टेंशन किस चीज़ की लेनी है? 99.99999% की टेंशन लेनी है, बिकॉज जो पढ़ रहे हैं तो 1 महीने बाद वापस से कोई चेंजेस आ जाएंगी, और वो चेंजेस आपके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है। आप समझ रहे हैं? एनबीएफसी का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, और ना मैंने कंडीशंस को याद करना है। तो अगर चेंजेस में 14 दिन से 21 दिन हो गया, अगर आप इसको चेंजेस बोलते हैं तो भाई फिर ठीक है यार। अगर इज एम आर हो गया है, ठीक है। हाँ, अनलेस कोई नया सेक्शन आ जाए, कोई नया कानून आ जाए, वो चेंजेस है, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कवर्ड ना हो। लेकिन अगर लॉ में लिखा हुआ है कि जी 5% और लॉ ने चेंज करके उसको 6% कर दिया मेरे बच्चों, तो उसको चेंजेस ना बोलिएगा प्लीज़, और ना आप इसके लिए परेशान होइएगा। क्लियर हो मेरे बच्चों? तो हर बैच में जो चेंजेस आती हैं उस चेंजेस का मैं एक सेपरेट ट्रैकर और सेपरेट लेक्चर आपको देता हूँ,
और वो सारी चेंजेस के लेक्चर मिला के मुश्किल से 1 आवर के भी नहीं है। इसे आप साथ साथ भी कर सकती हैं, आप जो है वो लेक्चर देखने के बाद भी कर सकती हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप AAFR और सस्टेनेबिलिटी के साथ कॉर्पोरेट पिक, लेकिन अगर आपकी अटेम्प्ट कब है अब्दुल रऊफ? सितंबर में। अगर दिसंबर में तो फिर 3 पेपर ठीक है, अगर सितंबर में तो आप सिर्फ 2 पेपर दें, मार्च में तो फिर तो 3 बहुत है यार, बहुत है। बच्चों के सवाल हमने ये बुक तो दिखाई है मैंने आपको, ये वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम 3, और ये आपके पास जो है वो सारे के सारे 1 पेजर्स जो बड़े बड़े कानून है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, कि स्ट्रक्चर है क्या। सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है, आप कहेंगे मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी सेंड कर दूंगा। यार आप यूँ देख लेना यार कि 50 आवर्स के लेक्चर शायद मेरे रेगुलर के होंगे, 30 आवर्स के स्मार्ट होंगे, बिकॉज 30 आवर्स के स्मार्ट के अंदर पास्ट पेपर्स भी है ना, या 60-20 होंगे। आप एग्जैक्ट कहेंगे मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, मैं सॉफ्ट में भी आपसे शेयर कर लूँगा। जुनैद बिल्कुल है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों क्लियर है? कोई और सवाल? सिलेबस क्लियर है, कोर्स क्लियर है, अप्रोच क्लियर है? आपके पास आपका स्मार्ट प्लान ये रहना यार, ये तो अभी तो आपको दिखाया मैंने स्मार्ट प्लान, मैं ग्रुप पे शेयर भी कर चुका हूँ। कहाँ गया यार स्मार्ट प्लान? ये रहा बच्चों स्मार्ट प्लान, इसको फॉलो करें, जिस हिसाब से लेक्चर आ रहे हैं वो फॉलो करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। प्लान मैं आपको एक्सेल में भी शेयर कर दूंगा, मैं आपको दिसंबर का भी भेज दूंगा, दिसंबर का बन चुका है, मैं आपको भेज दूंगा। डन हो गया बच्चों? चले यार, थैंक यू सो मच। मुश्किल कुछ भी नहीं है यार, आप अशरफुल मखलूक़ात है और आप माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे इंशाल्लाह। आपने इतनी मेहनत करी, यहाँ तक पहुँचे, आगे भी पहुँचेंगे। मेहनत कंटिन्यू रखें, सही डायरेक्शन में मेहनत करें, और जो है वो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सही है, सब आसान है इंशाल्लाह, और सब हो जाएगा यार। दुनिया मार्स में जा रही है भाई, सही है, दुनिया चांद में जा रही है यार। हमें बैठ के सिर्फ और सिर्फ मैचिंग करनी है कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा, उसकी कंडीशन लिखनी है, हम क्यों पास नहीं कर सकते? बिल्कुल पास कर सकते हैं मेरे बच्चों, सही है, इंशाल्लाह यार। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच। ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफ़िज़।